2024 के लोकसभा चुनावों के बाद से ही विपक्ष जो सवाल बीजेपी से पूछ रहा है, सबसे ज्यादा पूछ रहा है, उसका जवाब आज मिल गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में देश की सबसे बड़ी और सत्ताधारी पार्टी का अध्यक्ष चुन लिया गया। 46 साल पुरानी बीजेपी को 46 साल का नया अध्यक्ष नितिन नवीन के रूप में मिल गया है। लेकिन इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ देश के तमाम सियासी दलों को जीत का मंत्र दे दिया है। गौर से मेरी इस लाइन पर ध्यान दीजिएगा और गौर कीजिएगा। पीएम ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जैसे ही आप हार या जीत की समीक्षा करना बंद कर देते हैं, वैसे ही आपका हाल कांग्रेस जैसा हो जाता है। और कांग्रेस हार जीत की समीक्षा इसलिए नहीं करती क्योंकि हार की जिम्मेदारी एक परिवार पर आ जाएगी। पहले आपको पीएम का मैं वो बयान सुनवाती हूं और उसके बाद बात को आगे रखूंगी। अगर समीक्षा करेंगे, ये पतन के कारणों की ओर जाएंगे, तो फिर उसी परिवार पर सवाल उठेंगे। जिस परिवार ने कांग्रेस पर कब्जा करके रखा है और इसलिए बहाने ढूंढते रहते हैं। हमें ध्यान रखना है कि जो कांग्रेस की बुराइयों से बचेगा वही देश में आगे बढ़ेगा। अब जैसे ही पीएम मोदी ने गांधी परिवार पर बगैर नाम लिए निशाना साधा, और बाय द वे आप सबको यह पता होना चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी भी गांधी परिवार का नाम लिया नहीं है, लेकिन उसके इर्द गिर्द जो कुछ भी कहते हैं वो सीधा वहीं पर निशाना होता है। कांग्रेस ने पलटवार करने में उसके बाद देर नहीं लगाई, क्योंकि जो सुना आपने उसके बाद तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का दौर शुरू होना ही था। कांग्रेस के मीडिया विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा साहब गांधी परिवार का बचाव करते हुए कहते हैं क्योंकि गांधी परिवार संघ के खिलाफ लड़ता है, इसीलिए बीजेपी उन्हें निशाने पर रखती है। उनका बयान भी सुनिए। जिस कांग्रेस के परिवार के खिलाफ ये बोलते हैं, उस परिवार ने संघ के एजेंडा को, संघ की नीयत को 100 साल से रोक के रखा हुआ है। इस देश को उससे बचा के रखा हुआ है और आगे भी हम करते रहेंगे। जायज सी बात है, लाजमी है कि ये हमारे नेतृत्व के खिलाफ रहेंगे, क्योंकि हमारा नेतृत्व, हमारी पार्टी, हमारी विचारधारा इनकी असलियत को ना केवल जानती है भली भांति, इनकी असलियत से लड़ना जानती है, इनकी असलियत को हराना जानती है और इनको इस देश को इनसे, इस समाज को इनसे बचाना जानती है। अब आप इस जवाब को समझिए। यह जवाब भी अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करता है। पीएम मोदी ने अपनी पार्टी को नसीहत दी थी कि हार हो या जीत, उसकी वजह को जाने तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। इस नसीहत से किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? हर पार्टी को ऐसा करना चाहिए और मुझे लगता है हर पार्टी ऐसा करती भी होगी, तरीका अलग हो सकता है। कांग्रेस ने भी किया। याद कीजिए साल 2014 कांग्रेस अपने इतिहास की सबसे बड़ी हार के बाद ए.के. एंटनी की अध्यक्षता में समीक्षा के लिए कमेटी बनाती है। वो बात अलग है कि एंटनी कमेटी की रिपोर्ट ठंडे बस्ते में डाल दी गई। कांग्रेस आगे की सियासत में मशगूल हो गई और उसके बाद नतीजा क्या हुआ मैं आपके सामने रख देती हूं। सिलसिलेवार तरीके से क्रोनोलॉजी समझिए। 2014 में 44 सीटों पर सिमटी कांग्रेस। 10 साल बाद 2024 में भी 493 सीटों में महज 99 जीत पाती है। 543 में, माफ कीजिएगा, यानी दहाई अंकों पर सिमट जाती है। एक एक्स्ट्रा दे देते हैं। सिर्फ लोकसभा ही नहीं बल्कि विधानसभा में कांग्रेस का प्रदर्शन चिंताजनक रहता है। 2014 से लेकर अभी तक लोकसभा और विधानसभा चुनाव 74 चुनाव, ठीक है, 74। कांग्रेस सिर्फ 12 विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बन पाई है। आज की तारीख में कांग्रेस के पास सिर्फ 3 राज्य हैं, हिमाचल, कर्नाटक, तेलंगाना। लेकिन इन सब के बीच अगर कोई इस सच्चाई को कहे कि कांग्रेस हार से सीखने की बजाय बहाने खोजती है, तो इसके काउंटर में भी कांग्रेस एक बहाना ही लेकर आती है। अपनी हार की वजह तलाशने की बजाय वो संघ पर हमलावर हो जाती है। पवन जी की माने तो कांग्रेस संघ से लड़ रही है, लेकिन संघ जिस बीजेपी के साथ जोड़ा जाता है,
जनता उसी की सरकार बना रही है। 84 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के पास 49% वोट, 414 सीटें। संघ से लड़ते लड़ते वही कांग्रेस 2024 में 21.4% वोट 99 सीटों पर पहुंच गई। लेकिन 84 में करीब 8% वोट और 2 सीट जीतने वाली बीजेपी 2024 में करीब 37% वोट और 240 सीट पर मौजूद दिखाई दे रही है। और इसमें वो गिरी भी है, उसका ग्राफ गिरा भी है, लेकिन ग्राफ कहां जाकर अटका देख लीजिए। लगातार तीसरी बार सरकार बनाती है। अब सवाल यह है कि इस बदलाव की वजह क्या है? क्या ये आंकड़े ये नहीं बताते कि संघ से नफरत के चक्कर में कांग्रेस को कुछ हासिल नहीं हो रहा? क्योंकि देश में बहुमत संघ को देश विरोधी या उसकी नीतियों को देश के खिलाफ नहीं मानता, और ये आंकड़े उसकी तस्दीक करते हैं। असल में कांग्रेस कंफ्यूज्ड है। वो जानना नहीं चाहती कि जनता किन मुद्दों पर वोट कर रही है। वो जनता को बताना चाहती है कि तुम इस मुद्दे पर वोट करो। आपको जनता की सुननी है। जनता आपकी सुने ये बाद में होगा, इट विल हैपन लेटर। और ये हम कह नहीं रहे। 2014 में कांग्रेस की एंटनी कमेटी की रिपोर्ट कहती है, जिसे कभी सार्वजनिक किया ही नहीं गया। हम तो आज तक इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मीडिया की कुछ रिपोर्ट्स बताती है कि एंटनी कमेटी ने यह कहा था और बताया था कि धर्मनिरपेक्षता बनाम सांप्रदायिकता के मुद्दे पर चुनाव लड़ने से कांग्रेस को नुकसान हुआ। अल्पसंख्यक तुष्टीकरण नीति भारी पड़ी। कांग्रेस नेताओं के मुस्लिम कोटा पर बार बार दिए गए बयानों से बहुसंख्यक समुदाय नाराज हुआ, अलग थलग पड़ा। कांग्रेस के कई महासचिव अपने प्रभार वाले राज्यों का दौरा भी नहीं करते थे। पार्टी की अंदरूनी कलह, निराश कार्यकर्ता, चुनाव से पहले प्रभावी गठबंधन की कमी, भ्रष्टाचार, कांग्रेस में बुरा हाल में जाने का या कांग्रेस के बुरे हाल में पहुंचाने का यह सबसे बड़ा कारण है। अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस ने इससे कुछ सीखा? अरे सीखने की बात छोड़ दीजिए। इस रिपोर्ट के बनाने वाले ए.के. एंटनी ने 2022 में यह कहा था, मुझे नहीं लगता कि रिपोर्ट कहीं रखी भी गई होगी। हम सभी में से किसी ने उसे दोबारा नहीं पढ़ा। अब बीजेपी का उदाहरण देखिए। 2024 में बीजेपी 303 सीट से घटकर 240 पर आ गई। हरियाणा में बीजेपी को 5 सीटों का नुकसान हुआ। महाराष्ट्र में 14 सीटों का नुकसान हुआ। बिहार में 5 सीटों का नुकसान हुआ। 2024 के लोकसभा चुनाव के महज 3 महीने बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव होते हैं। बीजेपी अपनी गलती से सबक लेती है, रणनीति बदलती है, बनाती है और तीसरी बार हरियाणा में सरकार बना लेती है, वो भी पूर्ण बहुमत से। 2019 में हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 40 सीटें मिली थी। 2024 में पहले से 8 सीटें ज्यादा उसने जीती। अब महाराष्ट्र आइए। लोकसभा के महज 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव होते हैं। बीजेपी अपनी रणनीति को बदलती है। कैसे बदल देती है? आत्मचिंतन मंथन हुआ होगा ना, गिरेबां में झांक के देखा होगा ना। प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी उसके बाद बन जाती है। 2019 के मुकाबले 27 सीटें ज्यादा जीतकर 132 पर पहुंच जाती है। देवेंद्र फडणवीस दोबारा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनते हैं। बिहार बीजेपी 2025 के विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बन जाती है। यह बिहार बीजेपी के इतिहास में पहली बार आए नतीजे हैं। कांग्रेस हर चुनावी हार के बाद कभी ईवीएम, कभी वोटर लिस्ट, कभी चुनाव आयोग, इन सब पर निशाना लगाकर बहाना बनाती है, एक्सक्यूजेस बनाती है। और यह बहाना है, यह हम नहीं कह रहे हैं। अभी हाल ही में महाराष्ट्र निकाय चुनाव के बाद वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के बहाने बनाए गए, तो असद ओवैसी ने साफ कहा, हमने भी वोटर लिस्ट चेक की थी, कोई गड़बड़ी नहीं थी। खैर, आज जो प्रधानमंत्री ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को नसीहत दी, अगर कांग्रेस उससे सीखने की कोशिश करेगी तो फायदा सिर्फ कांग्रेस का है, किसी और का नहीं है। गूंज में इसीलिए बड़ा सवाल कि क्या कांग्रेस परिवार को बचाने के लिए चुनावी हार स्वीकार करने को तैयार है? पॉइंटेड सवाल। क्या कांग्रेस की हार की वजह सिर्फ गांधी परिवार है? क्या पीएम की नसीहत पर संघ को घसीटकर कांग्रेस फिर बहाना बना रही है? मैं शुरू कर रही हूं गूंज।